डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये 12th और बीकॉम पार्ट 1 दोनों में इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जॉइंट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को डिजॉल्व होना, फॉर्म को बंद होना, यानी पार्टनरशिप यहाँ से क्लोज हो रहा है। जब पार्टनरशिप क्लोज होता है तो क्या होता है, सारे एसेट को बेचा जाता है और लायबिलिटी को चुकाया जाता है। हम लोग यही काम करते हैं। एक व्यक्ति का डेथ होता है तो क्या होता है, उसका हिसाब होता है कि कितना इन्होंने लाइफ में एसेट बनाया और कितना लायबिलिटी को चुकाया, यही होता है। वैसे ही कंपनी का, फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म का, सबका यही हिसाब होता है। जितने भी एसेट हैं हमारे फॉर्म को वो बिकेंगे और लायबिलिटी होंगे, उनको चुकाया जाएगा। इसमें हम लोग बनाते क्या हैं ये सबसे पहले जानेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए और ये देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अच्छे लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं कि उनको भी मदद हो सके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, संस्था जब बंद होगा, तो पहले कौन कौन से काम करेंगे। तो एसेट्स बेचेंगे, लायबिलिटी को चुकाएंगे और इसके थ्रू 4 लेजर आपका मस्ट होता है। पहला लेजर रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड होता है वो आपका पार्टनर्स करंट या जो आपका लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। दोनों में से कोई एक नाम से बना देते हैं। यानी 4 लेजर आपका मस्ट। कभी कभी 3 से ही काम चल जाता है, कभी कभी 5 भी हो जाता है। यानी रियलाइजेशन फिक्स है, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, कैश बैंक फिक्स है। बट कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने भी मिल सकता है, कभी कभी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने भी मिल सकता है। तो ये जनरली मोस्टली लेजर जो है आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि जितने भी एसेट सेल करेंगे, जितने भी एसेट से पैसा आएंगे रियलाइजेशन होंगे, जितने लायबिलिटी होंगे उनको ट्रांसफर करेंगे और जितने लायबिलिटी को पेमेंट करना होगा वो करेंगे। सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड कैश या बैंक अकाउंट। ये आपको 3 लेजर मस्ट है। कभी आगे जाकर के आपको पूछ सकता है कि आप बनाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो भी बना सकते हैं आप। पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बना सकते हैं। ये सारा कर सकते हैं। मोस्टली लेजर यही आपका जरूरी है। अब ये लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये लेजर बनाने से पहले हम लोग को जर्नल एंट्री मारना पड़ता है। तो कौन कौन सा जर्नल एंट्री मारा जाएगा ये आपको बता रहे हैं। जर्नल एंट्री को हेडिंग दे दे करके आप लिखते जाइए। फर्स्ट all the sundry assets transferred to realization account at book value excluding cash and bank। पहला टॉपिक क्या हो गया कि जब हम लोग के संस्था बंद होता है, इधर नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक, यानी जब हम लोग
अपने संस्था को बंद करते हैं तो सारे एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट ट्रांसफर करेंगे तो ये एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। इस सन्ड्री एसेट में सारे एसेट जाएंगे, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ करके। नरेशन लिखना होगा, लिख लीजिएगा बीइंग ऑल द एसेट, बीइंग ऑल द एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये नरेशन लिख दिए। नरेशन आप अपने से भी लिख सकते हैं। आइए सेकंड कंडीशन ला रहे हैं, एसेट ट्रांसफर हो गया, अब एसेट से वसूल होगा, पैसा रियलाइज होगा, लिखेंगे कैश रियलाइज फ्रॉम सन्ड्री एसेट। तो एंट्री मारेंगे पैसा आने पर बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो डालेंगे। इसमें जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो नीचे में दिया रहेगा कि इस एसेट से इतना आया, इस एसेट से इतना आया, इसके बुक वैल्यू से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। इसमें बुक वैल्यू को दिखाना है, लेकिन इसमें कैश वो जो मेरे पास रियलाइज होने वाला है, यानी बुक वैल्यू से ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, डिस्काउंटिंग वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिखेंगे बीइंग कैश रियलाइज फ्रॉम ऑल द सन्ड्री एसेट, यानी सेकंड नंबर भी आपका एंट्री कंप्लीट हो गया, फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड नंबर करते हैं, ऑल द सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री मारेंगे सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें सन्ड्री लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट जितने भी होंगे लायबिलिटी वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर, और लिखेंगे बीइंग ऑल द लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। 4 नंबर, अगर लायबिलिटी जो ट्रांसफर किए उससे पैसा आएगा तो क्या एंट्री मारेंगे हम लोग, कैश, जो हम लोग लायबिलिटी को ट्रांसफर किए हैं उससे पैसा आएगा नहीं, सॉरी जाएगा, जो लायबिलिटी को हम लोग पेमेंट करेंगे, कैश पेड टू लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एसेट ट्रांसफर हो गया, एसेट से पैसा आ गया, ट्रांसफर बुक वैल्यू पर हुआ और पैसा आया, या तो कुछ एसेट ज्यादा दाम में बिकेंगे, कुछ कम में बिके होंगे, वो सारे को ऐड करके यहाँ दिखा दिए। लायबिलिटी को ट्रांसफर किए, लायबिलिटी को पेमेंट कर दिए, यानी लायबिलिटी ट्रांसफर, लायबिलिटी होता है क्रेडिट, खत्म होगा तो डेबिट, एसेट होता है डेबिट, जब हम लोग चुकाएंगे तो होगा क्रेडिट। यानी ये आपका एसेट और लायबिलिटी का ट्रांसफर और इसका पेमेंट हो गया। अब ये मिटाएंगे और नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे आपको, इसको लिख लीजिए, लिखिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री 5 नंबर,
ये एंट्री याद होने का मतलब है कि आपका ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में कभी कभी एंट्री ही डायरेक्ट पूछ देता है, गिव द जर्नल एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आइए 5th नंबर एंट्री करते हैं। ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर हमारे बिजनेस को बंद किया जा रहा है तो रियलाइज करने, यानी एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग लिक्विडेटर बोलते हैं, उसको हिंदी में निस्तारक बोलते हैं। वो व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हैं कि हमारे पास जो भी एसेट्स है बेचवा दो, अलाटी है उसको चुकवा दो, चुका के खत्म कर दो। यानी वो व्यक्ति फ्री में काम करेगा, पैसा लेगा, उसको हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। जब ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया रहेगा तो आप एंट्री मारेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन कभी कभी देता है क्वेश्चन में all the realization expense paid by the partner। पार्टनर्स के द्वारा अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड होता है तब क्या एंट्री होगा? तब उस कंडीशन में जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे बीइंग पार्टनर टेक ओवर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। 7 एनी एसेट टेक ओवर बाय एनी पार्टनर। अगर एसेट पार्टनर लेता है तो करेंगे टेक ओवर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लायबिलिटी लेगा तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टेक ओवर पार्टनर। ये लिख लीजिए तो बेटा आते हैं नेक्स्ट। कभी क्वेश्चन में दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में एक्चुअल, कि एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस का कहीं जिक्र नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं, उसका अमाउंट को कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। नाइन नंबर में हम लोग बनाएंगे एसेट ले लिया, लायबिलिटी ले लिया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद एंट्री मारने के बाद क्या करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट,
डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता है उसको बोलेंगे प्रॉफिट। और क्रेडिट में लॉस, तो प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो भी पार्टनर ABCD होंगे वो सब में प्रॉफिट बांट देंगे। रिजोल्यूशन और पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं दिया है रेशियो तो बराबर बराबर बांटना है। अगर रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे। डिफरेंस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में क्रेडिट साइड में डिफरेंट आता है तो उससे हम लोग लॉस कहते हैं। वो सारे पार्टनर के बीच में बांटा जाता है तो इसका एंट्री किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में अंतर आ सकता है, क्रेडिट साइड में अंतर आ सकता है। पहले से बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो उसको बांटेंगे तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो डेबिट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being all the reserve and profit distributed by the all partner, सभी पार्टनर में बांट दिया गया। 12 नंबर एंट्री, यदि क्वेश्चन में हम लोग बनाएं और उसमें कोई लोन मिले पार्टनर्स लोन तो उसको चुकाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन खत्म होगा तो एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। 13 नंबर एंट्री, यदि आप पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस किए हैं और डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो क्या एंट्री मारेंगे, उसमें भी यही एंट्री मारेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यदि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में बैलेंस आएगा तब क्या एंट्री मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये एंट्री बनेगा, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट तक आपको 8 तक, 1 से 8 तक जनरल एंट्री मार लेंगे तो आप बना लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन में जो डेबिट साइड में अंदर आएगा वो प्रॉफिट, इसका ये एंट्री मारेंगे, लॉस का ये एंट्री मारेंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस तो पीएल अकाउंट जनरल रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट, एक क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जब भी बात करेंगे तो हमेशा ये लायबिलिटी साइड की बात करेंगे। किस साइड की बात करेंगे, लायबिलिटी साइड की बात करेंगे। तो लायबिलिटी साइड की बात करेंगे तब ये एंट्री मारेंगे। अगर ये डेबिट बैलेंस होगा तो इसका रिवर्स एंट्री मारेंगे, यानी पीएल हो जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिया रहेगा तो ये एंट्री मारेंगे, एसेट साइड पे दिया रहेगा तो रिवर्स एंट्री मारेंगे। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले ओपनिंग दिखाते हैं। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो बाई बैलेंस बीडी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद सारा पोस्टिंग करेंगे,
जो बैलेंसिंग आएगा कैश और बैंक से बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड में आएगा तो डेबिट साइड में कैश, क्रेडिट साइड में आएगा तो क्रेडिट साइड में कैश, यानी कैश से ही सीडीबीडी नहीं होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस चैप्टर में सीडीबीडी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कैश या बैंक से बैलेंस कर देते हैं और बैलेंस करने के बाद जो कैश बैंक निकलता है तो लास्ट में बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, उसके बाद जो पैसा आया वो डेबिट में गया वो क्रेडिट में, और जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही कैश और बैंक अकाउंट दोनों साइड टैली करता है, बराबर आता है, तब हम लोग मानते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही बना हुआ है, क्योंकि दोनों साइड बराबर मिल गया, इक्वल मिल गया। यानी पहले जैसे बैलेंस शीट इक्वल मिलता था वैसे यहाँ कैश अकाउंट इक्वल मिलेगा और दोनों साइड बराबर मिल गया। इसका मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन सही बना हुआ है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।